हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम प्रियंका, आपका नाम आपको पता होगा। और यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पढ़ने आते हैं, ठीक है। तो फिर हम शुरू करते हैं इस सीरीज के। हमने उससे पहले कर लिया था धातु और अधातु, हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने धातु की कई धातु अधातु में अंतर देखा। धातुओं के किससे रिएक्शन होता है और अधातुओं का किससे रिएक्शन होता है। धातु जल हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, अम्ल क्षार से अभिक्रिया। धातु के अम्ल क्षार से अभिक्रिया और धातु और धातु के एक साथ अभिक्रिया। ये सारी जो अभिक्रियाएं हैं वो हमने देखी थी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। क्या होता है, ये मेरा आपसे प्रश्न है। जरा सोच के देखिए। धातु है, मान लेते हैं हम कॉपर ले रहे हैं, वो उसके साथ में जल ले रहे हैं, तो उसके साथ तो क्या अभिक्रिया होती है, तो वो आप जानिए। धातु को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, धातु को जब जल में रखा जाता है तो वो क्या अभिक्रिया करती है, ये हम पढ़ेंगे। पहले डेट्स वगैरह डाल लेते हैं। ये हम पढ़ रहे थे। अब है टॉपिक धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। एक क्रियाकलाप हमें दिखाया गया है, सावधानी से देखना है। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। क्रियाकलाप 3.9 की तरह समान धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। ठंडे जल से आधे भरे बीकर के नमूने के छोटे टुकड़े अलग अलग कर डालिए। कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है। ठंडे जल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या कोई धातु जल में आग उत्पन्न करती है। थोड़ी देर बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती है। जो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती उन्हें ऐसे बीकरों में डालिए जो गर्म जल से आधे भरे हों। जो धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती उसके लिए चित्र 3.3 व्यवस्थित कीजिए। कौन सी धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती। जल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में डालिए। ये एक क्रियाकलाप है जिसके अंदर भाप है और कंडेंसर लगाया गया है और धातु इसमें डाली गई है। और ये जानने के लिए कि कौन सी धातु जल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है, कितनी देरी में अभिक्रिया करती है, करती भी है या फिर नहीं करती, उसको हमें अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही मतलब डिसेंडिंग है ना। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड बनाती है। जो धातु ऑक्साइड
जल के साथ घुलनशील है। जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। धातु और जल, धातु प्लस जल, धातु ऑक्साइड। ठीक है, धातु और जल की अभिक्रिया करवाई तो क्या मिला हमें? धातु ऑक्साइड। जैसे कि कौन सी धातु? सोडियम प्लस H2O इक्वल्स टू NaOH हमें मिलता है। धातु ऑक्साइड की जब अभिक्रिया करवाई जाती है, धातु ऑक्साइड की, धातु ऑक्साइड प्लस जल, फर्स्ट धातु हाइड्रोक्साइड। धातु हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम एंड सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज ऊष्मा क्षेपी होती है। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाते हैं। पोटेशियम एंड सोडियम धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे जो पोटेशियम है पोटेशियम एवं सोडियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। सोडियम एवं तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाता है। तेज करती है, जल्दी से रिएक्शन, जल्दी से ऊष्मा उत्पन्न, तो ऊष्मा क्षेपी ज्वाला भी उत्पन्न। देखो, सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। अगर हम सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया ठंडे और गर्म जल से करवाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाती हैं। ऊष्मा का उत्पन्न होता है, यानी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है और ज्वाला को उत्पन्न वो करती है। अगर हमने सोडियम और पोटेशियम का साइन ये होता है और सोडियम का साइन ये होता है। क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं? बताओ, सोचो अपने मन में। मानो हमने HCl को किसी धातु के साथ अभिक्रिया करवाई तो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, कभी सोचा है?
उससे पहले क्योंकि उपरोक्त एक और रिएक्शन है भाई लोगों, CaS + 2H2O लिक्विड CaOH 2 aqueous + H2G। ये है कैल्शियम की अभिक्रिया। जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल हमें मिलता है। ऐसे ही है कि धातुओं की अभिक्रिया जल से करवाने पर वो हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं और हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जल से करवाने पर धातु हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में जल उत्पन्न गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। मैग्नीशियम शीतल जो मैग्नीशियम है ये आपका जो क्रियाकलाप है ना वो उसको आप अपने आप से अपनी बुक में पढ़ना, समझ में आ जाएगा। शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं तो यह अभी तैरना प्रारंभ कर देती है और गर्म जल के साथ करती है। बट गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। जिससे वह मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। जिससे वह मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है शीतल जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोजन गैस उत्पन्न मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH बनाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और जल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो सीधी सी बात है कि मैग्नीशियम जो है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है और ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके वो
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन के अणु उत्सर्जित करता है। एल्यूमीनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती है न ही गर्म जल के साथ। न तो शीतल जल के साथ न ही गर्म जल के साथ, शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ। लेकिन भाप के अभिक्रिया एल्यूमीनियम, आयरन और जिंक लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन प्रदान करती है। भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करती है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। ठीक है, इसमें है एल्यूमिनियम, फिर H2O के साथ H2 गैस के साथ अभिक्रिया करती है तो Al2O3 बनाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ये है फेरस। फेरस जब H2O के साथ रिएक्शन करता है तो ये फेरस ऑक्साइड बनाता है और H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो सीधी सी बात है कि धातु
गर्म जल के साथ अभी कुछ धातु ऐसी हैं जो शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, और कुछ धातु ऐसी है जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, और कुछ ऐसी धातुएं हैं जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, वो भाप के साथ अभिक्रिया करती है, जैसे कि ये वाली रिएक्शन। और जो कुछ धातुएं जो किसी के और कुछ धातु ऐसे जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, और ठंडे जल और कुछ धातु ऐसे कि जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया। इस प्रकार से हमें अलग अलग तरीके से धातु के बारे में जानकारी मिल रही है। एक बार आप ये क्रियाकलाप है, कौन सा क्रियाकलाप दे रखा है इसमें, क्रियाकलाप 3.3 धातु पर भाप की क्रिया। इसको एक बार पढ़ के देखना और बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में। ठीक है। क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है? ये लो, ये वो ही आ गई। बहुत लंबा चैप्टर ये वाला। अगर पहले ही अध्ययन कर चुके हैं तो धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये तो हम पहले से पढ़ चुके हैं। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है एंजाइम नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है एवं किसी
नाइट्रोजन से HNO3 के बराबर ऑक्सीकारक होता है एवं जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। ऑक्सीकृत करके जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है, स्वयं नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड बनाता है। जो अम्ल है, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती है क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। इस तरीके से जो धातु है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है कि हमें जल प्राप्त होता है। जो अम्ल है, हाइड्रोजन गैस है, जो HNO3 है वो अम्ल के साथ H2SO के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया अपचयित हो जाती है। लेकिन मैग्नीशियम में मैग्नीज जैसे कि N2O, NO और NO2 अपचयित हो जाते हैं। जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देती है प्रबल ऑक्सीकारक HNO3। 3 के साथ करके नाइट्रोजन के साथ अपचयित हो जाती है जैसे HN2O और NO और NO2। क्रियाकलाप 3.11 में आपने देखा होगा कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी। इस स्थिति में अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी थी। अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है।
लेकिन मैग्नीशियम एवं मैंगनीज अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, HNO3 के साथ नाइट्रोजन की के साथ अपचयित करवाया जाता है तो उसे ऑक्साइड मिलते हैं। और मैग्नीशियम वगैरह ये जो है जो अत्यधिक तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, न ही ताप में कोई परिवर्तन होता है, इससे पता है मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया सबसे अधिक अभिक्रिया करते हैं, H2 गैस उत्पन्न करते हैं, जबकि मैग्नीशियम और मैंगनीज HNO3 अम्लों के साथ करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। मैग्नीशियम और जबकि मैग्नीशियम और मैंगनीज अम्लों के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करती है मैंगनीज। और इसका तो आपको पता ही होगा मैग्नीशियम है। ठीक है, तो हमने जाना कि जो नाइट्रिक अम्ल है वह अम्ल प्रबल अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत कर देता है, क्योंकि वो ऑक्सीकारक है, जल में परिवर्तित कर देता है। ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है, स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल जाता है, जैसे N2O NO2 अपचयित हो जाता है। लेकिन मैंगनीज अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करते हैं। तो ये सक्रियता श्रेणी अभिक्रिया कौन किसके साथ पहले अभिक्रिया करेगा, इसी की श्रेणी में हमें लिखना था। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा क्रियाशील, फिर जिंक और फेरस। अभिक्रियाशीलता घटती अभिक्रिया शीलता यह अम्लों के प्रति धातुओं की घटती अभिक्रियाशीलता। इसको याद कर लेना, इस पे क्वेश्चन आएंगे कि मैग्नीशियम है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, उससे कम एल्यूमिनियम है, उससे कम जिंक है, उससे कम फेरस, सबसे कम अम्लों के साथ अभिक्रियाशीलता दर्शाते हैं। ऐसे ही है एक्वारेजिया। अब हम पढ़ते हैं एक्वारेजिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक्वारेजिया रॉयल जल का लैटिन शब्द है। एक्वा मतलब होता है जल, ये है रॉयल जल लैटिन का शब्द है।
जो 3.1 अनुपात में सांद्र में 3.1 सांद्र अनुपात में HCl एवं सांद्र HNO3 के साथ तो एक ताजा घोल होता है या मिश्रण होता है, यह गोल्ड को गला सकता है। यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती। एक्वारेजिया भवकता द्रव होने के साथ प्रबल संसारक भी है। में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती। एक्वारेजिया भवकता द्रव ही है। उन अभिकर्मकों में से एक जो गोल्ड और प्लैटिनम को गलाने में समर्थ होते हैं। ठीक है, एक्वारेजिया क्या है? एक्वा का मतलब जल होता है। रोयल जल लैटिन शब्द है जो कि 3:1 के अनुपात में होता है कि जल, ठीक है, 3:1 के अनुपात में होता है। HCl HNO3 के साथ एक ताजा घोल 3 किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 और HNO3 का 1 होता है। इसके साथ एक ताजा घोल होता है, मिश्रण होता है। ये गोल्ड को गला सकता है। उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होते हैं। हाँ, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी होगा। कल हम शुरू करेंगे अन्य धातुओं लवणों के साथ। लिख देती हूँ एक बार हम क्या शुरू करेंगे कि आप थोड़ा सा पहले पढ़ के आए। अन्य धातु लवणों के साथ विलयन के साथ धातुओं की अभिक्रियाशीलता। अन्य धातु लवणों के
साथ अभिक्रियाएं सक्रियता श्रेणी। ये कल 2 टॉपिक रहेंगे हमारे, कल करेंगे। टुमारो। ओके बच्चों, अगर आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। बाय।